द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 51, मूनलाइट गिल्ड का रहस्य, महाशक्तिशाली कल्टीवेशन और नया टास्क। भाग 1, वाइस गिल्ड मास्टर का एहसान और अटूट वादा। अदालत की सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली सुनवाई खत्म होने के बाद समर और उसके अंधे दादाजी रोते हुए आंखों में ढेरों दुआएं और अटूट कृतज्ञता लिए विदा हुए। उनके जाने के बाद उस विशाल और ठंडे ट्रिब्यूनल हॉल के एक शांत कोने में आर्यन अकेला खड़ा था। तभी मूनलाइट गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर अत्यंत गंभीर, नपे तुले लेकिन बेहद गरिमापूर्ण कदमों से चलकर उसके पास आए। उनकी आंखों में अभी भी उस भारी जोखिम की परछाई साफ देखी जा सकती थी जो उन्होंने कुछ ही मिनट पहले आर्यन और उस जादुई जीव के लिए अपने स्वयं के प्राणों की बाजी लगाकर उठाया था। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए वाइस गिल्ड मास्टर के सामने सम्मान से अपना सिर झुकाया और बहुत ही गंभीर और भावुक आवाज में कहा, वाइस गिल्ड मास्टर, आज आपने अदालत के भीतर मेरे और शार्दुल के लिए जो किया है उसका कर्ज मैं इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। एक मामूली से नए कल्टीवेटर के लिए अपनी पूरी साख, अपना करियर और अपने प्राणों को दांव पर लगा देना, ऐसा केवल एक महान और असाधारण इंसान ही कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान ताउम्र याद रखूंगा। वाइस गिल्ड मास्टर के गंभीर चेहरे पर एक हल्की और राजसी मुस्कान उभरी जिसमें उनका पद और उनकी गरिमा साफ झलक रही थी। उन्होंने आर्यन के कंधे पर अपना फौलादी हाथ रखते हुए बहुत ही शांत मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, आर्यन, अपनी गरिमा और गिल्ड के ऊंचे पद के कारण मैं अदालत की कार्यवाही के दौरान पूरी तरह शांत और कड़क दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी उस बेखौफ वफादारी और अपने फर्ज के प्रति दीवानगी ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया था। कल्टीवेशन की इस बेरहम और स्वार्थी दुनिया में जहां लोग अपनी जान की सलामती के लिए अपने साथियों तक का सौदा कर लेते हैं, वहां तुम एक बेजुबान जीव के लिए पूरी साम्राज्य सत्ता और मौत के फरमान के सामने फौलाद की दीवार बनकर खड़े रहे। मुझे तुम्हारी इसी सच्चाई और ताकत पर भरोसा है, इसीलिए मैंने अपनी जान की गारंटी दी। लेकिन याद रखना, गिल्ड मास्टर की बर्फीली नजरें अब हर पल तुम पर और तुम्हारे इस जादुई जीव पर टिकी रहेंगी, इसलिए आज के बाद आगे का हर एक कदम बेहद फूंक फूंक कर रखना। तुम्हारी एक छोटी सी गलती न सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी सीधे मौत के मुंह में धकेल देगी। आर्यन ने सीधे वाइस गिल्ड मास्टर की आंखों में देखा और पूरी दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपके इस अटूट भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा और न ही कभी आपको समाज के सामने नीचा देखना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। वाइस गिल्ड मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो अब गिल्ड के मुख्य प्रशासनिक भवन की तरफ चलते हैं। कल्टीवेटर हॉल की मार्केट में जो एडवांस मैंने तुम्हें दिया था उसके बाद उन बेशकीमती फूलों का असली सौदा गिल्ड मास्टर की मोहर के साथ अब पूरा होना है। छाया कली फूलों का सौदा और 10 महास्तर। वे दोनों अदालत के उस खौफनाक हॉल से निकलकर चंदनपुर के मूनलाइट गिल्ड के मुख्य प्रशासनिक भवन के भीतर पहुंचे, जहां आम कल्टीवेटर्स या बाहरी लोगों का आना जाना पूरी तरह से वर्जित था। वाइस गिल्ड मास्टर आर्यन को कई गलियारों से गुजारते हुए एक बेहद सुरक्षित और जादुई सुरक्षा चक्रों से घिरे हुए गुप्त कक्ष में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक महंगी लकड़ी की मेज पर सोने की नक्काशीदार संदूक रखा और उसे अपनी जादुई ऊर्जा से खोलते हुए कहा, आर्यन, कल्टीवेटर हॉल की मार्केट में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब मैंने तुम्हारी प्रतिभा देखकर तुम्हें एडवांस के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के दे दिए थे ताकि वे फूल किसी और के हाथ न लगें। लेकिन कल रात की घटना के बाद जब उन छायाकली फूलों को खुद आदरणीय गिल्ड मास्टर के सामने पेश किया गया तो उनकी जादुई क्षमता को देखकर गिल्ड मास्टर ने स्वयं इनकी अंतिम कीमत तय की है। गिल्ड मास्टर के आदेशानुसार इन फूलों की दुर्लभता को देखते हुए प्रति फूल 25,000 सोने के सिक्के तय किए गए हैं, यानी 2 फूलों की कुल कीमत हुई 50,000 सोने के सिक्के। ये रहे तुम्हारे बाकी के 40,000 सोने के सिक्के। आर्यन ने बिना देर किए अपनी जेब से अपना मूनलाइट गिल्ड का विशेष क्रिस्टल कार्ड निकाला जो उसकी कल्टीवेशन पहचान और बैंक खाते की तरह काम करता था। वाइस गिल्ड मास्टर ने अपनी उंगलियों से जादुई ऊर्जा की एक महीन किरण निकाली और उसे आर्यन के कार्ड से छुआ दिया। पलक झपकते ही वो 40,000 सोने के सिक्के सीधे आर्यन के कार्ड में ट्रांसफर हो गए। आर्यन ने जैसे ही कार्ड की चमकती हुई स्क्रीन पर अपनी कुल संपत्ति देखी, वो अंदर ही अंदर बुरी तरह चकित रह गया। उसके कार्ड पर पहले से ही 9,000 सोने के सिक्के मौजूद थे और अब इन 40,000 सिक्कों के जुड़ने के बाद उसका टोटल बैलेंस पूरे 49,000 गोल्ड कॉइन्स दिखा रहा था। कल्टीवेशन की इस शुरुआती दुनिया में ये एक बहुत बड़ी सम्मानजनक और अकल्पनीय रकम थी जिससे वो कल्टीवेशन के कई महंगे रिसोर्स खरीद सकता था।
सिक्के ट्रांसफर करने के बाद वाइस गिल्ड मास्टर की आंखों में अचानक एक अजीब सी संजीदगी और उदासी आ गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए एक लंबी ठंडी सांस ली और कहा, आर्यन, तुम आज अदालत में गिल्ड मास्टर की उस अविश्वसनीय और अदम्य शक्ति को देखकर निश्चित रूप से हैरान हो रहे होगे। तुम सोच रहे होगे कि जब हमारी गिल्ड मास्टर इतनी शक्तिशाली हस्ती हैं, फिर भी हमारी ये शाखा इतनी दबी कुचली और कड़े राजनीतिक दबाव में क्यों थी। असलियत यह है कि ये चंदनपुर गांव इस विशाल मूनलाइट साम्राज्य का महज एक बहुत छोटा सा, सीमा पर बसा हुआ बेहद पिछड़ा इलाका है। और हमारी ये मूनलाइट गिल्ड भी मुख्य गिल्ड की एक छोटी सी शाखा है। इस साम्राज्य में ऐसी ढेरों शाखाएं फैली हुई हैं। कुल 120 शाखाओं में से हमारी चंदनपुर शाखा का नंबर 110वें स्थान पर आता है। यानी हम शक्ति, संसाधनों और प्रतिष्ठा के मामले में पूरे साम्राज्य में बहुत पीछे हैं। यह सुनकर आर्यन अंदर ही अंदर पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी इंटेलिजेंस ने बिजली की रफ्तार से हिसाब लगाया कि जो लेडी गिल्ड मास्टर अकेली ही वाइस गिल्ड मास्टर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं, जिनकी एक हुंकार से पूरा ट्रिब्यूनल हॉल थर-थर कांप उठा था, अगर उनकी शाखा 110वें नंबर पर आती है तो पहले नंबर वाली मुख्य गिल्ड के कल्टीवेटर्स और वहां के गिल्ड के कल्टीवेटर्स और वहां के गिल्ड मास्टर की ताकत किस विनाशकारी और अमानवीय स्तर पर होगी। वाइस गिल्ड मास्टर ने आर्यन के चेहरे पर कल्टीवेशन को लेकर अज्ञानता के भाव देखे, क्योंकि वे शार्दूल कबीले के बारे में या आर्यन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि आर्यन इस सुदूर गांव का एक नया और सीधा साधा कल्टीवेटर है। उन्होंने आगे बढ़कर रहस्यमयी लहजे में कहा, आर्यन, तुम अभी इस दुनिया में नए हो, इसलिए तुम्हें कल्टीवेशन के उस महासंसार का ज्ञान नहीं है जो इस चंदनपुर की सीमाओं के पार है। इस ब्रह्मांड में कल्टीवेशन के मुख्य रूप से 10 बड़े स्तर, 10 मेजर लेवल्स होते हैं, जिन्हें पार करके ही कोई अमरता को छू सकता है। 1. माना गैदरिंग, जहां एक कल्टीवेटर अपने शरीर में प्रकृति की ऊर्जा को समेटना सीखता है। 2. फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, जहां जादुई शक्ति की नींव मजबूत होती है। 3. कोर फॉर्मेशन, जहां ऊर्जा एक ठोस केंद्र का रूप लेती है। मैं खुद इस वक्त इसी तीसरे स्तर के उच्चतम पड़ाव पर अटका हुआ हूं। 4. सोल मैनिफेस्टेशन स्टेज, जहां कल्टीवेटर की आत्मा स्वयं एक हथियार बन जाती है। हमारी आदरणीय लेडी गिल्ड मास्टर इसी चौथे स्तर के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंचकर अटकी हुई हैं। 5. निर्वाणा। 6. असेंशन। 7. सेंट स्टेज। 8. एम्परर स्टेज। 9. डेमी गॉड। 10. गॉडहुड स्टेज, जो कि सर्वोच्च स्तर है। आर्यन, तुमने जो छाया कली फूल हमें लाकर दिए हैं, वे इस दुनिया में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक हैं। उनके इस्तेमाल से कोई भी कल्टीवेटर अपने मौजूदा स्तर के उस सबसे कठिन और अभेद्य पड़ाव को तोड़ सकता है, जिसे हम बॉटलनेक कहते हैं। ये फूल मुझे तीसरे स्तर से और गिल्ड मास्टर को चौथे स्तर के बॉटलनेक को तोड़कर अगले महास्तर पर छलांग लगाने में सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। इसीलिए ये फूल हमारे लिए हमारी जान से भी ज्यादा कीमती और अमूल्य हैं। आर्यन को अब जाकर पूरी कहानी समझ आई कि वे फूल इतनी भारी दाम में क्यों बिके थे और वाइस गिल्ड मास्टर ने उसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों लगाई थी। इसके बाद वाइस गिल्ड मास्टर आर्यन को गिल्ड के मुख्य पब्लिक हॉल की तरफ ले गए ताकि वे उसे गिल्ड के काम करने का तरीका और नियम समझा सकें। वाइस गिल्ड मास्टर ने एक विशाल जादुई चमकते हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्यन, गिल्ड के सभी कल्टीवेटर्स की कमाई, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी ताकत को बढ़ाने का मुख्य जरिया यहाँ का टास्क सिस्टम है। यहाँ हर कल्टीवेटर के रैंक के हिसाब से टास्क बांटे जाते हैं, जैसे F रैंक से लेकर S रैंक तक के टास्क। कोई भी कल्टीवेटर अपनी क्षमता के अनुसार टास्क चुनता है, उसे पूरा करता है और बदले में गिल्ड से भारी इनाम और कीमती कल्टीवेशन रिसोर्स हासिल करता है। आर्यन उत्सुकता से उस जादुई बोर्ड के पास गया और वहां लटके कुछ टास्क के पर्चों को अपनी पैनी नजरों से पढ़ने लगा। तभी अचानक उसके जादुई स्पेस बैग के भीतर एक हल्की सी हलचल हुई। आर्यन ने चुपके से बैग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खोला तो नन्हा श्वेत शार्दूल अपनी चमकीली नीली आंखें बड़ी बड़ी करके बाहर झांकने लगा। वो बैग के भीतर बैठे बैठे बोर हो चुका था और अपनी जादुई फुर्ती के साथ आर्यन के कंधे पर कूदने के लिए बेताब था। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शार्दूल, शांत रहो मेरे भाई। याद है न गिल्ड मास्टर का आदेश? अगर तुम इस भीड़भाड़ वाले गिल्ड हॉल में बाहर आए तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बस थोड़ी देर और शांत रहो, फिर हम अपने नए घर चलेंगे। शार्दूल ने मानो आर्यन की बात समझ ली। उसने धीरे से अपनी छोटी सी जीभ से आर्यन की उंगली को चाटा और पूरी वफादारी के साथ वापस बैग के भीतर दुबक कर बैठ गया।
लेकिन उसकी पैनी जादुई चेतना भी उस जादुई बोर्ड पर लगे टास्क को देख रही थी। पढ़ते पढ़ते आर्यन की नज़र एक विशेष ई रैंक के टास्क पर जाकर टिक गई। चूंकि खतरा थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसे सबसे निचली एफ रैंक के बजाय नीचे से दूसरी सबसे बड़ी रैंक यानी ई रैंक में रखा गया था। टास्क का विवरण था: चंदनपुर की सीमा से बाहर जंगली इलाके में जाकर खूंखार जादुई जानवरों का शिकार करना और उनके शरीर से 10 एसेंस कोर्स इकट्ठा करके गिल्ड में जमा करना। आर्यन का दिमाग इस टास्क को देखकर गहरी उलझन और अचरज में डूब गया। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो ग्रेट बैरियर के भीतर उस खतरनाक जादुई जंगल में फंसा था, तब उसने एक अत्यंत तीव्र और फुर्तीले खापर चीते को मौत के घाट उतारा था। उस चीते को मारने के बाद उसे एक चमचमाता हुआ जादुई एसेंस कोर मिला था, जो स्पीड टाइप गति प्रकार का था। जब आर्यन ने उस कोर को अपनी आत्मा में अवशोषित किया था, तब जाकर उसे उसकी सबसे बेहतरीन जादुई तकनीक शैडो वॉकिंग हासिल हुई थी, जिसकी बदौलत वो परछाइयों में गायब हो सकता था। लेकिन आर्यन को यह भी याद था कि उस चीते के बाद वो जादुई जंगल में कई और बेहद शक्तिशाली और खुखार जानवरों से लड़ा था। वे चालाक गॉब्लिन्स और वो भयानक व्हाइट क्रॉलर तो इतने अमानवीय और ताकतवर थे कि उन्होंने आर्यन को लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था, उसका पूरा शरीर लहूलुहान कर दिया था। लेकिन इतने शक्तिशाली और डरावने जीवों को मारने के बाद भी आर्यन को उनके शरीर से एक भी एसेंस कोर हासिल नहीं हुआ था। तो फिर इस ई रैंक के टास्क में कोई भी कल्टीवेटर भला एक साथ 10 एसेंस कोर कैसे इकट्ठा कर सकता है? क्या ये वाकई मुमकिन भी है? अपनी इस गहरी उलझन को सुलझाने के लिए आर्यन तुरंत वाइस गिल्ड मास्टर से विदा लेकर गिल्ड के मुख्य स्वागत कक्ष रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, जहां एक खूबसूरत महिला कल्टीवेटर जादुई दस्तावेजों को संभाल रही थी। आर्यन ने काउंटर पर अपना हाथ रखते हुए बेहद शांत और विनम्र आवाज में पूछा, सुनिए, मुझे इस एसेंस कोर वाले टास्क के बारे में थोड़ी और विस्तृत जानकारी चाहिए। मैंने सुना है कि जादुई जानवरों से एसेंस कोर मिलना बेहद दुर्लभ होता है, तो कोई भी कल्टीवेटर एक साथ 10 कोर कैसे ला सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी बेड़ियों और गिल्ड की कड़ी निगरानी के फैसले को वो भी अच्छी तरह जानती थी। उसने बहुत ही शांत और पेशेवर आवाज में आर्यन को समझाना शुरू किया। कल्टीवेटर आर्यन, आपकी उलझन बिल्कुल जायज है। असल में चंदनपुर गांव की भौगोलिक सीमा से बाहर एक विशेष डार्क जोन यानी खूंखार जंगली इलाका है, जहां बेहद आदमखोर और कल्टीवेटेड जादुई जानवर रहते हैं। उन जानवरों के भीतर जादुई ऊर्जा का घनत्व सामान्य जीवों से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नियम यह है कि हर जानवर के मरने पर एसेंस कोर नहीं मिलता। औसतन जब आप उस इलाके के 10 खूंखार जानवरों का बेरहमा से शिकार करेंगे, तब जाकर उनमें से किसी एक भाग्यशाली जानवर के शरीर से आपको एक एसेंस कोर हासिल होगा। यानी 10 में से केवल 1 का अनुपात 1:10। इसीलिए 10 एसेंस कोर इकट्ठा करने के लिए आपको कम से कम 100 खूंखार जानवरों से अपनी जान दांव पर लगाकर भयंकर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ये टास्क जितना सीधा दिखता है, उतना ही जानलेवा और थका देने वाला है। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक गहरी, शातिर और फौलादी मुस्कान उभर आई। उसके जादुई स्पेस बैग के भीतर से नन्हे शार्दूल ने भी एक हल्की सी गुर्राहट की, मानो वो भी इस नए टास्क को स्वीकार करने और अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार था। आर्यन ने बिना देर किए उस टास्क के पर्चे पर अपना हाथ रखा और उसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने टास्क रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए, उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक भयानक सिहरन दौड़ गई। कल्टीवेटर हॉल के विशाल जादुई बोर्ड पर ई रैंक के उस टास्क का रंग अचानक बदलकर खून की तरह गाढ़ा लाल हो गया और आर्यन के दिमाग के भीतर लगे सिस्टम ने एक ऐसा खौफनाक अलार्म बजाया जिसने आर्यन के होश उड़ा दिए। सिस्टम की ठंडी, मैकेनिकल आवाज उसके दिमाग में गूंजी। चेतावनी, होस्ट ने एक छिपे हुए कर्स टास्क को एक्टिवेट कर दिया है। चंदनपुर की सीमा के बाहर जिस जंगली इलाके में आप जा रहे हैं, वहां 100 जानवरों के पीछे सिर्फ एसेंस कोर नहीं, बल्कि चौथे महास्तर सोल मैनिफेस्टेशन स्टेज के एक क्रूर कल्टीवेटर की शापित प्रतिशोधी आत्मा कर्स्ड सोल आपका इंतजार कर रही है। सिस्टम एनालिसिस, होस्ट की वर्तमान शक्ति केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर 2 की शुरुआत पर है, जो व्यावहारिक रूप से एक सामान्य माना गैदरिंग स्तर 1 के कल्टीवेटर के बराबर ही प्रभावी है। चौथे स्तर के इस जानलेवा खतरे के सामने होस्ट एक पल भी टिक नहीं सकता। मृत्यु की संभावना 99.9%। क्या होस्ट इस मिशन को तुरंत निरस्त करना चाहता है? आर्यन का हाथ कांप उठा। चालाकी और लालच के इस खेल में क्या आर्यन ने अनजाने में मौत के सबसे बड़े कुएं में छलांग लगा दी थी?
जहां उसकी शक्ति के सामने खड़ा खतरा सीधे लेडी गिल्ड मास्टर के स्तर का था। अध्याय 51 समाप्त। अब अगले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक होने वाला है। जब सिस्टम ने इस टास्क को चौथे स्तर के कल्टीवेटर का शापित जाल घोषित कर दिया है, तो क्या आर्यन अपनी जान बचाने के लिए पैर पीछे खींचेगा, या फिर वाइस गिल्ड मास्टर के भरोसे के लिए वो उस नरक के भीतर कदम रखेगा जहां मौत उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। द डार्क लेगेसी एक नया सफर। अध्याय 52 गिल्ड मास्टर का अनमोल उपहार और वास्तविक दुनिया का बुलावा। सिस्टम की उस खौफनाक और ठंडी चेतावनी को सुनने के बाद आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। ई रैंक का ये साधारण दिखने वाला टास्क असल में चौथे स्तर यानी सोल मैनिफेस्टेशन स्टेज की एक क्रूर शापित आत्मा का चक्रव्यूह था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके लिए आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला था। ट्रिब्यूनल हॉल की जानलेवा बहस, वाइस गिल्ड मास्टर के साथ गुप्त सौदा और अब ये सिस्टम का नया धमाका। बाहर आसमान की तरफ देखने पर साफ पता चल रहा था कि दिन ढलने वाला था। सूरज की आखिरी किरणें चंदनपुर गांव की इमारतों को छूकर दम तोड़ रही थीं। आर्यन ने मन ही मन सोचा, इस वक्त चंदनपुर गांव के बाहरी डार्क जोन में जाना किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं होगा। यहां पहुंचते पहुंचते पूरी तरह रात हो जाएगी, और नियम के अनुसार जैसे ही रात के 12 बजेंगे इस काल्पनिक दुनिया से मेरी चेतना गायब हो जाएगी और मैं अपनी असली दुनिया रियल वर्ल्ड में लौट जाऊंगा। अगर मैं उस शापित जंगल में रहा तो वहां रात के अंधेरे में नन्हा श्वेत शार्दूल पूरी तरह अकेला और बेसहारा पड़ जाएगा। इस गंभीर खतरे को भांपते हुए आर्यन ने अंतिम फैसला लिया कि वो आज रात यहीं रुकेगा और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस खतरनाक मिशन के लिए रवाना होगा। आर्यन जैसे ही उस गिल्ड भवन से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से एक गिल्ड कर्मचारी तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आया। उस कर्मचारी ने अदब से झुककर कहा, कल्टीवेटर आर्यन, कृपया रुकिए। हमारी आदरणीय लेडी गिल्ड मास्टर आपसे एकांत में मिलना चाहती हैं। आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। वो कर्मचारी आर्यन को गिल्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में ले गया, जहां एक बेहद अजीब और भव्य जादुई संरचना मैजिकल स्ट्रक्चर बनी हुई थी। यह जमीन पर उकेरा गया एक विशाल चमकता हुआ जादुई चक्र था, जिसमें से नीली और सुनहरी किरणें फूट रही थीं। आर्यन ने अपनी जिंदगी में ऐसा अद्भुत नजारा पहले कभी नहीं देखा था। कर्मचारी ने उस चक्र के केंद्र में खड़े होकर अपनी जादुई ऊर्जा को सक्रिय किया। पलक झपकते ही एक तीव्र रोशनी चमकी और आर्यन के देखते ही देखते वे दोनों भौतिक रूप से वहां से गायब टेलीपोर्ट हो गए। जब आर्यन की आंखों के सामने से रोशनी हटी तो उसने खुद को एक अत्यंत आलीशान, विशाल और गुप्त गिल्ड हॉल के भीतर पाया। वहां की दीवारों पर प्राचीन कल्टीवेटर्स की नक्काशी थी और हवा में एक अज्ञात भारी जादुई दबाव था। कर्मचारी ने अत्यंत सम्मान से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्यन, अंदर जाइए, गिल्ड मास्टर आपका इंतजार कर रही हैं। आर्यन ने जैसे ही भारी दरवाजे को धकेलकर भीतर कदम रखा, उसकी आंखें वहां का दृश्य देखकर ठहर गईं। हॉल के ठीक सामने एक विशाल, राजसी सिंहासन जैसी सीट पर स्वयं लेडी गिल्ड मास्टर विराजमान थीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उनके दोनों तरफ मूनलाइट गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर और गिल्ड के कुछ अन्य सबसे शक्तिशाली एलीट सदस्य बैठे हुए थे। आर्यन ने अपनी पैनी जादुई चेतना से तुरंत भांप लिया कि वहां बैठे बाकी कल्टीवेटर्स भी वाइस गिल्ड मास्टर की तरह ही कोर फॉर्मेशन स्टेज तीसरे स्तर पर थे, लेकिन उन सब में वाइस गिल्ड मास्टर की ऊर्जा सबसे घनी, प्रचंड और हावी थी, जो ये साफ संकेत दे रही थी कि वे बाकी सभी एलीट सदस्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आर्यन ने आगे बढ़कर गिल्ड मास्टर और उपस्थित सभी वरिष्ठ सदस्यों को बहुत ही आदरपूर्वक प्रणाम किया। अदालत के उस ठंडे और भयानक माहौल के विपरीत इस बार लेडी गिल्ड मास्टर का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था। उनके चेहरे पर एक बेहद सौम्य और मातृत्व से भरी मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही मधुर और प्यार भरी आवाज में कहा, आर्यन, आगे आओ और इस आसन पर बैठो। आज ट्रिब्यूनल हॉल में जो कुछ भी हुआ वो गिल्ड के कड़े नियमों और राजनीतिक दबाव के कारण था, लेकिन यहां हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आर्यन के बैठने के बाद गिल्ड मास्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो शैडो कली फूल हमें सौंपे हैं वे मेरे और वाइस गिल्ड मास्टर के कल्टीवेशन के लिए एक वरदान है, लेकिन इसके कारण तुम और तुम्हारा ये जादुई जीव दोनों ही गिल्ड के कुछ लालची गुटों की आंखों में आ गए हो।
भविष्य में तुम्हारे सामने कई राजनीतिक और कल्टीवेशन से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं जिनसे तुम्हें खुद को बचाना होगा। बात करते करते गिल्ड मास्टर की नज़र आर्यन की उंगली में पहनी हुई एक पुरानी, घिसी पिटी और बेहद सस्ती सी स्टोरेज रिंग पर पड़ी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से एक चमचमाती हुई, सुनहरी नक्काशी वाली नई स्टोरेज रिंग निकाली और उसे हवा में लहराते हुए आर्यन की तरफ भेज दिया। गिल्ड मास्टर ने कहा, एक प्रतिभावान कल्टीवेटर के पास ऐसी घटिया जीजी रिंग शोभा नहीं देती। ये मेरी तरफ से एक उपहार है। इसके भीतर का स्पेस इतना बड़ा है कि तुम एक छोटा मोटा पहाड़ भी इसके अंदर समा सकते हो। यद्यपि आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसके पास पहले से ही सिस्टम का दिया हुआ अनंत क्षमता वाला जादुई स्पेस बैग है और उसे इस नई रिंग की कोई खास जरूरत नहीं थी, फिर भी गिल्ड मास्टर के इस बड़े सम्मान और उपहार के लिए उसने खड़े होकर झुकते हुए कहा, आदरणीय गिल्ड मास्टर, आपके इस अमूल्य उपहार के लिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। यह रिंग मेरे सफर में बहुत काम आएगी। लेडी गिल्ड मास्टर का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उन्होंने एक बड़ा रहस्य खोलते हुए कहा, आर्यन, आज से ठीक 3 महीने बाद मूनलाइट गिल्ड की सभी 120 शाखाओं के युवा कल्टीवेटर्स की प्रतिभा को निखारने के लिए एक भव्य प्रतियोगिता, ग्रैंड कॉम्पिटिशन का आयोजन होने जा रहा है। मैं दिल से चाहती हूं कि हमारी 110वीं शाखा की तरफ से तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और हमारा सिर गर्व से ऊंचा करो। लेकिन वहां कदम रखने से पहले तुम्हें अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा। उस प्रतियोगिता का कड़ा नियम है कि हिस्सा लेने वाले कल्टीवेटर का न्यूनतम कल्टीवेशन स्तर, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, दूसरे स्तर पर होना अनिवार्य है। गिल्ड मास्टर ने अपनी रहस्यमयी आंखें थोड़ी सिकाड़ते हुए आगे कहा, मैं ये भी अच्छी तरह देख सकती हूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे गुप्त राज हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते। कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया में अगर किसी दुष्ट और ताकतवर कल्टीवेटर ने तुम्हारे इन राजों को नोटिस कर लिया तो तुम्हारी मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। सच कहूं तो मैं खुद भी तुम्हारे मौजूदा कल्टीवेशन स्टार को पूरी तरह समझने में असमर्थ हूं। उन्होंने थोड़ा रुक कर आर्यन की ताकत का आकलन करते हुए कहा, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूं, तुम्हारी इस अनोखी शक्ति के साथ तुम माना गैदरिंग के मध्य स्तर, मिडिल टीयर के कल्टीवेटर्स को आसानी से हरा सकते हो और शायद विपरीत परिस्थितियों में किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के चंगुल से अपनी जान बचाकर भागने में भी सक्षम हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस क्रूर साम्राज्य के हिसाब से तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। आर्यन गिल्ड मास्टर के शब्दों की गहराई, उनकी दूरदर्शिता और उनके सटीक आकलन को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह दंग रह गया। उसके दिमाग के भीतर लगे सिस्टम को आज तक इस दुनिया का कोई भी कल्टीवेटर पहचान नहीं पाया था, लेकिन इसके बावजूद लेडी गिल्ड मास्टर ने बिना किसी बाहरी मदद के आर्यन की वास्तविक छिपी हुई शक्ति का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लिया था। तभी बगल में बैठे वाइस गिल्ड मास्टर ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाकिया लहजे में आर्यन से पूछा, वैसे आर्यन, तुमने गिल्ड हॉल में जाकर अपने लिए कौन सा टास्क चुना है? कहीं तुमने कोई ऐसा आत्मघाती टास्क तो नहीं चुन लिया जिससे तुम हम सबको मुसीबत में डाल दो? भूलना मत, तुम्हारी और उस श्वेत शार्दूल की जान की गारंटी इस वक्त मेरे इस बूढ़े सिर की जमानत पर टिकी हुई है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, वाइस गिल्ड मास्टर, मैंने चंदनपुर की बाहरी सीमा से 10 एसेंस कोर्स इकट्ठा करने का ई रैंक का टास्क चुना है। ये सुनते ही वाइस गिल्ड मास्टर का मजाकिया मूड तुरंत गायब हो गया। उन्होंने गंभीर होकर सलाह देते हुए कहा, क्या तुमने वो टास्क चुना है? आर्यन, वो टास्क अकेले करने के लिए नहीं बना है, वो तुम्हारे स्तर के कल्टीवेटर के लिए अत्यंत कठिन है। हमारी गिल्ड के नियम के अनुसार तुम्हारी जितनी शक्ति वाले कल्टीवेटर्स कम से कम 10 लोगों का झुंड टीम बनाकर उस डार्क जोन में जाते हैं। तुम्हें भी अकेले जाने की जिद छोड़कर किसी अच्छी टीम का हिस्सा बनकर ही वहां जाना चाहिए। आर्यन ने पूरी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और मना करते हुए कहा, वाइस गिल्ड मास्टर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इस गिल्ड में मैं अभी किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, और वैसे भी मैं अकेला कहाँ हूं। मेरा ये छोटा भाई श्वेत शार्दूल हर पल मेरे साथ है। अगर मैं किसी टीम में शामिल होता हूं तो शायद उन कल्टीवेटर्स को शार्दूल की मौजूदगी पसंद ना आए या वे इसकी शक्तियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए मेरे लिए अकेले जाना ही सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। आर्यन के तर्कों और शार्दूल के प्रति उसके गहरे लगाव को देखकर गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर ने आगे कोई आपत्ति नहीं जताई। कुछ देर की और औपचारिक बातचीत और भविष्य के कल्टीवेशन की रणनीतियों पर चर्चा करने के बाद आर्यन ने उन सभी महान कल्टीवेटर्स से सम्मानपूर्वक विदाई ली और गिल्ड भवन से बाहर आ गया। रात पूरी तरह से घिर चुकी थी।
आर्यन सीधे समर के घर की तरफ बढ़ा, जहां समर ने उसके ठहरने का इंतजाम अपने होटल के एक बेहद शांत और सुरक्षित हिस्से में किया था। आर्यन जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने थकान के कारण अपने स्पेस बैग से शार्दुल को बाहर निकाला। शार्दुल बाहर आते ही आजादी की सांस लेते हुए बिस्तर पर कूदने लगा। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और समर अपने हाथों में गर्मा गर्म सुगंधित भोजन की एक बड़ी थाली लेकर अंदर आया। समर ने मुस्कुराते हुए थाली मेज पर रखी और कहा, आर्यन भाई, तुम दिन भर से भूखे होगे। ये खाना विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। आर्यन ने भोजन की महक लेते हुए कहा, समर, इस आलीशान होटल में इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद तुम खुद मेरे लिए खाना लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। समर की आंखों में अचानक अदालत का वो दृश्य तैर गया जब आर्यन ने उसकी और उसके दादाजी की जान बचाई थी। समर की आवाज थोड़ी भारी और इमोशनल हो गई। उसने आर्यन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई, तुम नौकरों की बात करते हो। इस भोजन को होटल के किसी शेफ ने नहीं, बल्कि मेरे अंधे दादाजी ने खुद अपने हाथों से पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ तुम्हारे और शार्दुल के लिए बनाया है। आज अगर तुम उस अदालत में साक्षात भगवान बनकर खड़े नहीं होते, तो आज मैं और मेरे दादाजी इस दुनिया में जीवित नहीं बचते। तुमने हमारे पूरे परिवार को एक नया जीवनदान दिया है। ये भोजन हमारी तरफ से उस एहसान का एक बहुत छोटा सा शुक्राना है। आर्यन समर के इन भावुक शब्दों को सुनकर अंदर तक हिल गया। उसने समर को गले लगाया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद समर ने बिस्तर पर बैठे नन्हे श्वेत शार्दुल के साथ काफी समय तक खेला, उसे दुलारा। शार्दुल भी आज बिना किसी पाबंदी के समर की गोदी में कूद कूद कर अपनी जादुई फुर्ती दिखा रहा था और बेहद खुश नजर आ रहा था। देर रात होने पर समर आर्यन को आराम करने का कहकर अपने घर लौट गया। आर्यन बिस्तर पर लेट गया। शार्दुल उसके सीने से सटकर सो चुका था। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे आर्यन की आंखें भारी होने लगी और उसकी चेतना इस काल्पनिक जादुई दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। वास्तविक दुनिया माइनस सुबह के 6 बजे। जब आर्यन की आंखें खुली तो वो अपने असली कमरे के बिस्तर पर था। खिड़की से सुबह की ताज़ा ठंडी हवा अंदर आ रही थी और घड़ी में सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। आज का दिन आर्यन की वास्तविक जिंदगी के लिए बेहद खास और स्पेशल होने वाला था। आज उसे इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े स्कूल रॉयल एम्पायर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये वही नामी स्कूल था जहां से आर्यन अपनी आगे की उच्च स्तर की पढ़ाई, हायर एजुकेशन पूरी करने का सपना देख रहा था। आर्यन ने बिस्तर से उठकर एक गहरी सांस ली। एक तरफ कल्टीवेशन की दुनिया का शापित ई रैंक का टास्क था, तो दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया में करियर का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू। क्या आर्यन अपनी इस साधारण इंसानी दुनिया में खुद को साबित कर पाएगा? अब अगले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा। जब आर्यन रॉयल एम्पायर स्कूल के उस कड़े इंटरव्यू रूम के भीतर कदम रखेगा, तो क्या उसकी कल्टीवेशन की दुनिया की पैनी इंटेलिजेंस और जादुई अनुभव इस असली दुनिया के इंटरव्यूअर्स के होश उड़ा देंगे? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी, एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।